कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता है, हौसलों की उड़ान भरकर तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारों। नमस्कार, गुदड़ी के लाल मेहनत और संघर्ष की दास्तान की कहानी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू करवाने जा रहा हूं, एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा हूं जो वास्तव में धरातलीय असली गुदड़ी के लाल हैं। इनको देखकर, इनकी कहानी को सुनकर मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी भी रूह है वो कांप जाएगी और इनकी कहानी सुनकर आपको इतनी प्रेरणा मिलेगी कि आप जिंदगी में कभी भी जो आपके बैकग्राउंड की समस्याएं हैं उनका कभी भी आप जो है उसको समस्या के रूप में नहीं देखेंगे और हमेशा जो है आप गो फॉरवर्ड आगे की तरफ चलेंगे, ये मेरा वादा है। और दूसरी बात ये भी बता दूं कि जिस शख्सियत के मैं साथ हूं वो मेरे परम मित्र हैं आशुराम जी देवासी। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी यूनिवर्सिटी में। आप आए और ये हमारा सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है और हमारे पूरे ग्रुप का सौभाग्य है कि आशुराम जी जैसे हमारे दोस्त हैं। और ये भी बात कह दूं कि इनका पीछे जो हम जी लगा रहे हैं आशुराम जी इसलिए लगाते हैं क्योंकि इनके प्रति हमारे अंदर एक विशेष सम्मान है। ये आज से नहीं है, ये कॉलेज टाइम से ही है। जब हम कॉलेज में पढ़ा करते थे उस दौरान भी हम इनको जी लगाते थे क्योंकि इनकी दास्तान हमें उस समय से भी पता है, इनके कितनी ये मेहनती हैं, कितने संघर्षशील हैं और कितने धैर्यवान हैं। सबसे बड़ी बात कितने ये विनम्र हैं। मैं इनके विनम्रता का कायल हूं क्योंकि मेहनत भी करते हैं सब लोग, संघर्ष भी काफी लोगों के जीवन में होता है, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी इनके अंदर जो है सबसे बड़ी विशेषता है वो विनम्रता की है। तो इस विनम्रता का हम कायल हैं, इसलिए हम सम्मानपूर्वक, हमारा सारा ग्रुप जो है सम्मानपूर्वक इनके नाम के पीछे जी लगाता है। तो हमारे मित्र हैं आशुराम जी, इन्होंने हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को क्लियर किया है। ऑल राजस्थान 11वीं रैंक से इन्होंने क्लियर किया है। तो आपको इस पद पर आसीन होने पर मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, हमारे पूरे यारी दोस्ती की तरफ से, सबका मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले हम जानेंगे आशुराम जी से कि आशुराम जी सर, आपका जो बैकग्राउंड क्या है, आपने कहाँ से शुरुआत की, आप कहाँ से आते हैं? मैं तो जानता ही हूँ आप कहाँ से आते हैं, लेकिन हमारे दर्शकों को ये बताना जरूरी है कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आप आते हैं? मैं पश्चिमी राजस्थान के जालोर जिले के एक गांव ढाणी से आता हूँ। हमारे जालोर के रानीवाड़ा के मेडक कला गांव है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरी जो प्राथमिक शिक्षा है वो गांव में ही हुई है 10वीं तक, और उसके बाद में 10वीं तक जो है हम पढ़ाई कर रहे थे। उस टाइम हमारी परिवार की जो पारिवारिक स्थिति है वो बेहद। आपने जो स्कूलिंग आपकी हुई है 10वीं तक गवर्नमेंट स्कूल में हुई है? हाँ, गवर्नमेंट स्कूल में ही मैं पढ़ा हूँ। और उस समय मैं एक पशु चराने वाली जाति से बिलोंग करता हूँ, जो कि हमारी परिवार की पारिवारिक स्थिति बेहद कमज़ोर थी, आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। इसकी वजह से हम एक अच्छी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पाए, बल्कि गवर्नमेंट स्कूल से ही पास आउट हूँ। उस सन 2006 में मैंने 10वीं की। उस समय हमारी परिवार की पारिवारिक स्थिति बेहद कमज़ोर थी, आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। इसकी वजह से मुझे बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। सन 2006 में मैंने जब 10वीं की थी उस समय मेरे प्रतिशत की बात करें तो केवल 42.33% बाई ग्रेस से मैं पास हुआ था। 10वीं में आप पास हुए हैं? बिल्कुल दोस्तों देख लीजिए, 10वीं में पास हुए हैं, ओनली 42%। ये तो मुझे भी पता नहीं था, ओनली 42% ग्रेस, बाई ग्रेस से पास हुए हैं। और आज आपके सामने असिस्टेंट प्रोफेसर, हाईएस्ट, राजस्थान की हाईएस्ट पेड जॉब पर आसीन है। तो आप देख सकते हैं कि कितना जो है इन्होंने संघर्ष किया होगा। यस, क्योंकि जब 2006 में मैंने 10वीं पास की, उस समय हम रात को जो है सिंचाई का काम करते थे, पौणत जो हमारे कहते हैं, पौणत करते थे। हाँ, और दिन में जो है हम पढ़ाई करते थे। इसकी वजह से जो है हमारी व्यवस्थित पढ़ाई नहीं हो पाई, इसकी वजह से प्रतिशत बहुत कम बने थे। और उसके बाद में परिवार की पारिवारिक और आर्थिक स्थिति बेहद कमज़ोर होने की वजह से मुझे पढ़ाई को बीच में ही ड्रॉप करना पड़ा। और ड्रॉप करके जो है हमारे पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश लोग जो है देशावर जाते हैं, उसको देशावर कहते हैं, वो अधिकांश, उसके साथ में मैं भी जो है देशावर चला गया। वहाँ पे मैं लगभग 1.5 साल महाराष्ट्र में मैंने काम किया, सेठ साहूकारों के घर पे काम किया। वहाँ उनकी एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान थी, वहाँ पे मैंने लगभग 1.5 साल काम किया। मतलब आप ये 10वीं के बाद में आप चले गए थे महाराष्ट्र? बिल्कुल सर, पढ़ाई से बिल्कुल नाता तोड़ दिया था।
अच्छा, तो उस समय 10वीं जो बच्चा करता है वो लगभग 16-17 साल का होता है। बिल्कुल तो सर। एज आप बाल मजदूरी वहाँ पे आप काम हाँ कर रहे हाँ थे। बिल्कुल सर। तो कितने साल काम किया महाराष्ट्र में आपने? मैंने महाराष्ट्र में लगभग 1.5 साल काम किया था। उसके बाद में महाराष्ट्र से 1.5 साल बाद में जब घर पे आया तो मैं बहुत बीमार पड़ गया था और महाराष्ट्र की स्थिति को देखकर मैं परेशान हो गया था। फिर मैं महाराष्ट्र से फिर तमिलनाडु की ओर निकल पड़ा। मैं तमिलनाडु फिर चला अच्छा, गया और था साउथ में चले और गए। और साउथ में चला गया। और तमिलनाडु मैंने लगभग 3.5 साल काम किया है वहाँ पे। वहाँ पे भी लगभग 1.5 साल मैंने एक हार्डवेयर की दुकान है वहाँ पे काम किया और 2 साल रेडीमेड की शॉप है वहाँ पे भी मैंने काम किया। और उसके बाद में मैं मानता हूँ कि जो शहरी क्षेत्र में जो जाते हैं हमारे क्षेत्र के जो लोग, उनको एज ए बाल मजदूरी के रूप में काम करते हैं। बहुत कम पेमेंट के साथ में अधिक काम करना पड़ता है। सुबह मैं यहाँ पे आपको बीच में रोकना चाह रहा हूँ, आपको कितने रुपए मिलते थे महाराष्ट्र में जब आप काम कर रहे थे? महाराष्ट्र में पहले जब मैं पहली बार गया तब मुझे प्रति माह केवल 1500 रुपये मिलते थे। केवल 1500? केवल 1500 रुपये मिलते थे। खाना पीना आपका ही था? नहीं, उन्हीं का था। अच्छा, खाना पीना उनका खाना पीना और 1500 रुपये केवल मिलते थे मुझे। और बाद में फिर 3000 जो है पेमेंट मेरा किया था। लेकिन काम की बात करें तो 14 घंटे सर काम करना पड़ता था। 14 घंटे काम। सुबह 16-17 साल का बच्चा जो अभी 10th करके गया है, आप देख सकते हैं हालात, किस हालात से ये गुजरे होंगे। कभी आपके ये भी माइंड में आया होगा कि मुझे इस जीवन से बाहर निकलना है और कुछ और करना है, ये माइंड में नहीं आया कभी? बिल्कुल सर। जब मैं जिस सेट के वहाँ काम करता था तो उनके बच्चे जो है स्कूल छोड़ने के लिए मुझे सुबह जाना पड़ता था। 8 बच्चों का बिल्कुल। तो उन बच्चों की स्कूल जो हम देखते थे तो बहुत ही शानदार वीआईपी स्कूल होती थी। तब हम मन ही मन किस्मत को कहते थे कि भाई हमें भी ऐसे स्कूल में पढ़ने का मौका नहीं मिला, नहीं तो हम भी मतलब हाँ पढ़ पाते। हाँ, ऐसा हम भी अफसोस जाहिर करते थे। तो कहीं ना कहीं वो माइंड में था कि थोड़ा सा आगे बढ़ना है, थोड़ी चीजें चेंज करनी है। बिल्कुल सर, सब कुछ था, लेकिन परिवार की पारिवारिक और आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि ये करने में जो है नहीं कर सकते थे। संभव नहीं था। बिल्कुल। फिर तमिलनाडु कितने साल काम किया? 3.5 साल मैंने तमिलनाडु काम किया था। वहाँ पे भी रेडीमेड और ये हाँ, 1.5 साल मैंने हार्डवेयर की दुकान थी वहाँ पे मैंने काम किया और 2 साल मैंने रेडीमेड शॉप पे काम किया है। तो ये आपने मतलब जो है वहाँ पे जो बाल मजदूरी या जो मजदूरी का काम जो है आपने, या छोटा मोटा इधर जो भी आपको काम मिला वो शुरू कर दिया था, फिर वापस ये यू टर्न कैसे आया लाइफ में? एक टर्निंग पॉइंट क्या रहा कि वापस आप पढ़ाई में आए और फिर पढ़ने लग गए थे? वैसे मैं पढ़ने का हमेशा से इच्छुक था, लेकिन मजबूरीवश मुझे पढ़ाई को बीच में ड्रॉप करना पड़ा था। जब हमारा परिवार की पारिवारिक स्थिति थोड़ी बहुत सुधरी तब मेरे बड़े भाई साहब ने मुझे कहा कि आप यदि पढ़ना चाहते हैं तो एक बार और आपके पास मौका है, अब अपने परिवार की स्थिति ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने मुझे जो है मोटिव किया और उन्होंने जो है मुझे वापस पढ़ने के लिए भेज दिया कि मैं अब परिवार की पारिवारिक स्थिति देख लूँगा और मैं सब कुछ देख लूँगा, आप यदि पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो फिर मैंने वापस पढ़ने की ठानी और फिर मैं वापस जो है एक मेरे गुरुजी है श्री आशुराम जी सैन है, उनके कहने, उनका नाम भी आशुराम जी है। तो उनके कहने पर मैं वापस राजस्थान आ गया और राजस्थान आने के बाद में मैंने एक स्वयं पाठी स्टूडेंट के रूप में लगभग 3-4 महीने तैयारी की थी और मैंने 12th उत्तीर्ण की और मेरे 68% बने थे प्राइवेट में 12th में। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जिंदगी यू टर्न लेती है। तो यहाँ पे जो मैं सुरेश जी भाई साहब से मिला हुआ भी हूँ, तो यहाँ से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आशुराम जी सेन गुरुजी जो हैं और हमारे सुरेश जी भैया जी हैं, आशुराम जी के जो बड़े भैया हैं, उनको मैं नमस्कार करना चाहूँगा और उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि ऐसे भाई जो है सबको मिले और वो छोटे भाइयों का ऐसा देखभाल ख्याल रखे ताकि जो है छोटे बच्चे भी पढ़ाई कर सके। फिर आगे फिर कहानी कहाँ से? फिर तमिलनाडु से वापस आ गया और फिर मेरे जो गुरुजी हैं आशुराम जी, उन्हीं के सानिध्य में मैंने वापस 12th प्राइवेट कर दी और 12th प्राइवेट करने के बाद में उन्हीं के कहने पर मैं जो है जयपुर चला गया और जयपुर जाकर के मैंने जो है प्राइवेट करके फिर हाँ मतलब 12th प्राइवेट करने के बाद में उन्होंने कहा कि अब आपको और आगे पढ़ाई करनी चाहिए, आपके प्राइवेट होते हुए 68% ठीक बने हैं और आप आगे एक बार जयपुर जाओ और जम की तैयारी करो, एक बार और प्रयास करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे जयपुर जो भेज दिया और जयपुर जाकर के वापस मैंने जो है हायर एजुकेशन की शुरुआत की। अच्छा, फिर वहाँ पे अपने कॉलेज में हमारा मिलना हुआ। हाँ, परिष्कार का पता कैसे चला? परिष्कार में कैसे आना हुआ? परिष्कार में हमारे जयपुर में ही मेरे देवासी कम्युनिटी के फ्रेंड है, आपका रिस्पेक्ट है अब सुरेश जी मौड़ी, उन्होंने जो है मुझे कहा कि परिष्कार कॉलेज जो है एक अनुशासित कॉलेज है,
अच्छी कॉलेज है, हमेशा आप जो है वहाँ पे जाके पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप एक बार परिष्कार कॉलेज में एडमिशन ले लो। तो उन्होंने मुझे परिष्कार कॉलेज में एडमिशन लेने का बोला, तो मैंने परिष्कार कॉलेज में फिर एडमिशन ले लिया। अच्छा, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जिंदगियां जो है, हमारी लाइफ जो है वो टर्निंग पॉइंट आता है, उसमें टर्निंग पॉइंट में लाइफ हमारी बदलती है। तो आसूराम जी के जीवन में भी इस प्रकार का एक टर्निंग पॉइंट रहा। वापस 12th प्राइवेट करके और जो है कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जयपुर तक पहुंच गए। और जयपुर में आने के बाद फिर कॉलेज के बारे में क्या कहेंगे, और वर्तमान में बहुत सारे हमारे कॉलेज के स्टूडेंट हैं, हाँ। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? और यहाँ पे ये भी बता दूं कि आज भी जिस कॉलेज में मैं पढ़ाता हूँ, आज भी उस कॉलेज के भी खूब सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहीं ना कहीं बाल मजदूरी कर रहे हैं या कहीं ना कहीं छोटा मोटा कहीं काम कर रहे हैं और पढ़ाई को उन्होंने साइडलाइन कर दिया है। तो विशेषकर मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आज जो है आप आसूराम जी की पूरी कहानी देखें, सुने और समझें कि किस प्रकार जो है मेहनत से हम और आगे भी बढ़ सकते हैं। अधिकतर लोग ये होते हैं कि अगर मान लो हम ये सोच सकते हैं कि अगर आसूराम जी के भाई साहब का थोड़ा सपोर्ट नहीं होता तो हो सकता है आज भी वो कहीं ना कहीं वही मजदूरी कर बिल्कुल, आज भी रहे मजदूरी होते या उसी फील्ड में, उसी साउथ एरिया में होते, इनकी पढ़ाई जो है 10th तक ही रुक जाती। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनको भी इनकी कहानी देखनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। साथ में अगर परिस्थितियां विपरीत है तो जरूर आप काम करिए, लेकिन साथ में पढ़ाई को भी आप जारी रखिए। ये क्या आप उन कॉलेज के स्टूडेंट को आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे एक अनुशासित परिष्कार कॉलेज मिली है, और परिष्कार कॉलेज में जाने के बाद में वहाँ के जो फ्रेंड सर्कल जो है हमारे भाई साहब के रूप में वहाँ पे हमारे साथ में थे, उन्होंने हमेशा हमारा सहयोग किया था। हमें जो है वहाँ पे एक अच्छी बुक्स पढ़ने का मौका मिला, अच्छे फ्रेंडों के साथ में जो है पढ़ने का मौका मिला, अच्छी लाइब्रेरी में पढ़ने का मौका मिला। तो मैं मानता हूँ कि अपने जीवन में जो है एक अच्छे फ्रेंड और अच्छी बुक्स जो है होना बहुत ज़रूरी है। तो वो मुझे उस कॉलेज में मिला, और ये मैं एक सफलता का महत्वपूर्ण जो है दृष्टिकोण देखता हूँ। यहाँ पे ये भी बता दूं कि अभी जो कल परसों हमने इंटरव्यू किया था हनुमान जी का, हनुमान जी और हम सब का एक ही ग्रुप है। सही बात। हनुमान जी भी साथ में रहे हैं, रूम पार्टनर रहे हैं आसूराम जी के, और हम सभी एक जगह वहाँ पे रहे हैं। सुनील सर जो अभी आपकी करंट अफेयर, जो कि आपका करंट बूस्टर जो है, सुनील सर आपकी क्लास ले रहे हैं, वो भी हमारे ग्रुप में थे। तो एक बड़ा ग्रुप था। और ये भी आप बता दीजिए कि संगति का क्या असर पड़ता है? ये हनुमान सर ने भी बताया था, आप भी बता दीजिए। बिल्कुल, ऐसा है कि मैं मानता हूँ कि आपको एक अच्छा फ्रेंड है तो आपको एक अच्छे सक्सेस पॉइंट तक लेके जा सकता है। मैं जो है मेरे साथ में हमारे सूरज जी भाई साहब, सुनील जी, बुदाराम जी, हनुमान जी, जैसे हम लोग एक ग्रुपिंग में पढ़ाई करते थे। हमेशा जो है एक सक्सेस को कम से कम टाइम में कैसे प्राप्त किया जा सकता है, एक रणनीति के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ाई की जा सकती है, एक अच्छी बुक को कैसे पढ़ना है, ये जो है एक अच्छी व्यवस्थित जो फ्रेंड है उनके माध्यम से ही हम लोग सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कही है कि यही संगति जो होती है, ग्रुप का बहुत फायदा होता है। एक पॉजिटिव ग्रुप होता है तो उसका बहुत फर्क पड़ता है जी। और फिर तो साथ साथ में कॉलेज के साथ साथ में आपका कहीं माइंड में ये नहीं आया बार बार कि चलो उधर तो भाई साहब और बहुत मेहनत कर रहे हैं, परिस्थितियां अभी भी थोड़ी विपरीत थी, और अब भी ऐसे माइंड में नहीं आता कि नौकरी पता नहीं कब मिलेगी और पता नहीं कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो आपको ये थोड़ा सा ऐसे महसूस बार बार माइंड में नहीं आता था कि मुझे भी जॉब करना चाहिए? मैं वहाँ पे जो है हम लोग महाराष्ट्र और चेन्नई में जब जॉब करते थे तो 16 घंटा जो है जॉब करना पड़ता था। तो यहाँ पे कम से कम 12 घंटा ही तो पढ़ना है, वहाँ पे तो शारीरिक श्रम था, तो यहाँ पे तो मानसिक रूप से तो पढ़ना है, क्या दिक्कत है। तो इसकी वजह से मैं लगातार 12 घंटे 13 घंटा मेरा रूटीन रहता था, मैं लगातार पढ़ाई करता था। और साथ में कंपटीशन की तैयारी भी करते थे। कॉलेज में जो पढ़ाते थे वो भी पढ़ते थे, ऑथेंटिक बुक से पढ़ते थे, उनके नोट्स भी बनाते थे व्यवस्थित तरीके से। और साथ में जो है कंपटीशन के लिए साइंस है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, उसको भी जो है पढ़ते थे, एक आगे जो है एक कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए। तो साथ में कॉलेज वाली तो तैयारी चल रही थी, साथ में कंपटीशन भी दोनों ही चल रहा था। और यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि आसूराम जी जो है, इन्होंने नहीं बताया, मैं बता देता हूँ कि आसूराम जी जो है परिष्कार कॉलेज के बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों सालों में टॉप 3 में इनका नाम रहा है। और ओवरऑल देखें तो ये सेकंड टॉपर जो है परिष्कार कॉलेज के रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है कि जिसने 5 साल का गैप ले लिया। आप सोचो, जो अगर 5 या 6 साल अगर पूरी पढ़ाई को छोड़ देता है और पूरे कई तरह के काम करके वापस आता है तो वो पढ़ाई से जो है पूरा साफ हो जाता है, माइंड पूरा साफ हो जाता है। फिर भी इन्होंने कॉलेज में आने के बाद जो है पूरी परिष्कार कॉलेज में, जहाँ कई स्टूडेंट मेरिटोरियस भी थे, बहुत जो हाई क्लास स्कूलों से पढ़कर आए थे, उनमें भी ये टॉप रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है, इन्होंने नहीं बताई है, इनका ये एक बड़प्पन है। और तो आसूराम जी
आप ये भी बताइए बच्चों को कि किस प्रकार एक सामाजिक जिम्मेदारी भी आपके ऊपर कम उम्र में आ गई थी, 12th के साथ, या उस दौरान ही आपका जो है एक बाल विवाह हो गया था 18, 19, 20 साल के दौरान ही। बिल्कुल, ये सामाजिक जिम्मेदारी जो है इसको एक बोझ नहीं माना मैंने हमेशा से। ठीक है, ये जो है एक रिवाज है, उसको निभाना होता है, तो उसको निभाया है मैंने। और इसको जो है हमेशा से एक पढ़ाई में एक बाधा नहीं माना है। ठीक है, हमेशा मैं एक बाधा को अवसर के रूप में लेता हूँ। तो एक अवसर के दृष्टिकोण से जो है मैंने आगे पढ़ाई की है, उसको एक बाधा नहीं मान सकते हैं। तो यदि कोई भी बंदा जो है अनुशासित है, संस्कार से युक्त है, व्यवस्थित है, तो जो है ये जो सामाजिक जो गतिविधियां हैं ये किसी व्यक्ति की पढ़ाई में बाधा नहीं डाल सकती हैं। क्या बात, बहुत बड़ी बात कही कि अगर संस्कारवान है, अनुशासित है और सामाजिक जिम्मेदारी को समझता है, तो वो जो हम मान लेते हैं कि मेरी तो शादी हो गई है, अब मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, बहुत सारे जो सिनेरियो है विशेषकर ग्रामीण परिदृश्य के स्टूडेंट के माइंड में चलता है, क्योंकि वहीं ज्यादा बाल विवाह होते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस समस्या से परेशान रहते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने एक प्रतिमूर्ति बैठे हैं, इन्होंने ये पूरी बात बताई कि किस प्रकार हमें इसको बाधा के रूप में नहीं, एक अवसर के रूप में देखना चाहिए कि अगर सामाजिक जिम्मेदारी है तो मुझे ज्यादा पढ़ना है, ताकि जल्दी से जल्दी जॉब में लग जाए, जल्दी जॉब लग जाए। ये इससे मोटिवेशन मिलना चाहिए कि मेरे ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है तो मैं ज्यादा पढ़ाई करूं, ताकि जो है परिवार का संबल जल्दी। सही बात। तो ये भी एक सोच देखो आप, क्योंकि ये मैं हमेशा स्टूडेंट को भी कहता हूँ कि आपकी मेहनत से भी ज्यादा कुछ नहीं होता, आपका दृष्टिकोण जो है, आपका एटीट्यूड है, आपकी मनोवृत्ति है, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर वो पॉजिटिव है तो समस्याओं का समाधान तो ऑटोमेटिक जो है मिलता जाता है, होता जाता है। सही बात है। तो फिर कॉलेज के साथ में फिर आगे क्या सीन रहा? मैं कॉलेज कंप्लीट करने के बाद में फिर बीएड कर ली थी, क्योंकि हम एक साल के उस टाइम हम सारे थे कि भाई बीएड एक करेंगे तो एक जॉब का शॉर्टकट जरिया हो जाएगा, इसकी वजह से हम लोग बीएड कर ली। बीएड करने के बाद तो जो है अनिवार्य जो अपने राजस्थान में मानी जाती है, हाँ, करना ही है। वही तो। इसके बाद में फिर मैंने जो है बीएड करने के बाद में राजस्थान विश्वविद्यालय के ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, और एंट्रेंस एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो गया। क्लियर होने के बाद मैंने ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में एडमिशन ले लिया था। उसके बाद में फिर मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय के ओमिर जागीर भाभा हॉस्टल, जो कि कैंपस में ही है, भाभा हॉस्टल है, जो नाम से विख्यात है, बहुत ही अनुशासित हॉस्टल है, वहाँ पे मैंने एडमिशन ले लिया था, जो कि यूनिवर्सिटी कैंपस का ही है, यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा ही संचालित किया जाता है। वहाँ पे एक गरीब तबके से आर्थिक दृष्टिकोण से यदि कमज़ोर व्यक्ति हैं तो वो भी आके वहाँ पे रह सकता है, लेकिन वहाँ पे प्रतिशत के आधार पे जो है एडमिशन होता है। मेरे बीए में शानदार प्रतिशत थे, यूनिवर्सिटी टॉप रैंक में भी मेरी 8वीं रैंक थी पूरे ऑल राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी। तो मेरा नॉर्मली एडमिशन हो गया था राजस्थान विश्वविद्यालय भाभा हॉस्टल में। और वहाँ पे फिर मेरे रहने की जो है सुविधा बिल्कुल फ्री थी, केवल जो खाने पीने का जो शुल्क होता है वो केवल होता है, बाकी पूरी सुविधा जो है माफ़ कर दी जाती है। तो ये भी मुझे एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में आगे बढ़ने का मौका मिला। चलिए, ये भी देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है चीज़ें घूमती राजस्थान यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में इनका सिलेक्शन होता है और वहाँ तक जो है आसूराम जी पहुँचते हैं, और आगे इनकी कहानी सुनेंगे। तो यहीं रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज़ हम और जो है मुझे याद आ रही है आसूराम जी कि जैसे मैं बहुत सारे स्टूडेंट से कॉलेज में मिलता हूँ और अपने साथ भी बहुत सारे स्टूडेंट जूनियर सीनियर जो हैं, तो कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं अमूमन वो क्या शॉर्टकट में चलते हैं। हाँ। वो शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं, शॉर्ट में सक्सेस चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये मानना है कि एक स्टूडेंट को कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। मुख्य यदि किसी स्टूडेंट की यदि पढ़ाई की बात करें तो मैं मानता हूँ कि ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई है, स्नातक की जो पढ़ाई, वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। बच्चे आजकल सर क्या करते हैं कि ये जो सीरीज होती हैं, वन वीक सीरीज वगैरह ऐसी, हाँ, ऐसी सीरीज होती है, वो पढ़ करके पास तो हो जाते हैं, लेकिन उनका बेसिक बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो सीरीज़ है, इन्हें पढ़ करके उस समय एक ऑथेंटिक बुक से पढ़ना चाहिए, या फिर जैसे आपकी अपनी यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ पर जो विख्यात टीचर्स पढ़ाते हैं, ऐसे चैनलों के माध्यम से पढ़ना चाहिए, ताकि एक बच्चे का एक उस सब्जेक्ट के प्रति एक जो समग्र दृष्टिकोण से मतलब विकास हो जाए, तो उसका बेसिक जो है वो बहुत मजबूत हो जाए। तो ये उसके आगे आने वाले कंपटीशन के लिए जो है बहुत फ़ायदेमंद रहता है। ये बच्चों को मैं मानता हूँ कि ये जो शॉर्टकट विधि है इसको नहीं अपनाना चाहिए, एक बेसिक प्रत्येक बच्चे को मजबूत करना चाहिए। तो
आपने कभी जो है 1 वीक सीरीज खरीदी थी कॉलेज टाइम में, यूनिवर्सिटी टाइम में? नहीं सर, आज तक मैंने जो भी पढ़ाई की, बीए की, एमए की, सभी मैंने ऑथेंटिक बुक के माध्यम से पढ़ाई की है। इसलिए मेरा बेसिक जो है मजबूत है। मैं आज कोई भी राजस्थान की ऑब्जेक्टिव एग्जाम देता हूं तो मेरा आराम से क्लियर हो जाता है, क्योंकि जो मैंने बीए और एमए में जो पढ़ा है वो सब कुछ याद है, क्योंकि ऑथेंटिक बुक के माध्यम से पढ़े हैं, अच्छे प्रोफेसर के माध्यम से पढ़े। आजकल क्या है, बच्चे कॉलेज भी बहुत कम जाते हैं। जैसे आपके जैसे बहुत ब्रिलियंट प्रोफेसर्स जो है कॉलेज हैं, लेकिन बच्चे जो है क्लास ले लेते हैं, ऐसी स्थिति भी देखने को मिलती है। तो ये इसकी वजह से वो बच्चे पीछे रह जाते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि अच्छे मित्रों के साथ में रहना चाहिए, अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, अच्छे टीचर्सों से पढ़ना चाहिए, अच्छे प्रोफेसर से पढ़ना चाहिए। ये जो है लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये कहानी जो है अब कॉलेज तक, यूनिवर्सिटी तक आई है। और मैं ये बता दूं कि शॉर्ट जो आप चलते हैं, शॉर्ट में कभी भी सफलता नहीं मिलती है। 1 वीक सीरीज में 1 वीक जैसी सफलता मिलती है। बिल्कुल। आशुराम जी ने, मैंने इसलिए पूछा, मुझे पता है इन्होंने कभी भी जो है 1 वीक सीरीज नहीं खरीदी है, ना ही हमारे पूरे ग्रुप में से हमने किसी के पास भी 1 वीक सीरीज नहीं देखी है। जो 1 वीक सीरीज से पढ़ता है वो एकदम घटिया लेवल की, लो लेवल की जो है वहां पे कंटेंट होता है, ना आप समझ पाते हैं। आप रट के चले जाओगे, लिख के आ जाओगे, आपको डिग्री मिल जाएगी, लेकिन आपका नॉलेज, आपका डेवलपमेंट कभी भी उस चीज से नहीं होगा। हमेशा इस बात को आप जहन में रखो। किताबें हम बताते हैं, थोड़ी हो सकती है वो बड़ी हो, हम आपको टिक कर देंगे ये पढ़िए, वो सारी चीजें हो सकती है, लेकिन आप पढ़िए। जिन्होंने, जैसे आशुराम जी ने कहा है कि हमने किताबें पढ़ी है, तो उससे आपकी फाउंडेशन, आपकी नींव मजबूत होती है, वो बहुत जरूरी है। वही बात जो है आशुराम जी कहना चाह रहे थे। और आगे बढ़ते हैं। फिर एमए के बाद में फिर क्या हुआ? मैं एमए की जब तैयारी पढ़ रहा था एमए, उसी टाइम में जूनियर अकाउंटेंट के साथ में तैयारी कर रहा था। उस टाइम वित्त विभाग में जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती आई थी, तो उसकी मैंने साथ में तैयारी की और मेरा अच्छी रैंक के साथ में जूनियर अकाउंटेंट के पद पर चयन हो गया था। तो मैं फिर जूनियर अकाउंटेंट पद पर चयन हुआ, तो हमारे जालौर में ट्रेजरी ऑफिस है, कलेक्ट्रेट में है, वहाँ पर मैंने जूनियर अकाउंटेंट के पद पर जो है कार्य ग्रहण किया था। तो जूनियर अकाउंटेंट भी बने, और फिर उसके बाद में चुनौतियाँ क्या रही साथ में? ये जब जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी की थी, तब जूनियर अकाउंटेंट के पास में खूब सारे काम होते हैं, खूब सारी फाइल होती हैं, निपटाना होता है टाइम पे, लेकिन फिर भी वो सभी काम को करते हुए मैंने पढ़ाई पर भी ध्यान दिया। साथ में रेगुलर मैंने हमेशा ये जो है सरकारी काम को करते हुए साथ में जो है हमेशा 6-7 घंटे हमेशा जो है निकाले टाइम दिया है, और हमेशा जो है पढ़ने में जो विशेष ध्यान दिया है, और काम के साथ साथ में। इसके अलावा जो है मैंने सर जालो ट्रेजरी में जब काम करते थे, तब मैं एक समाज से जुड़ा हुआ, समाज के कल्याण से जुड़ा हुआ काम होता है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वो मैंने काम किया। वहाँ पे जो हमारे जालौर के जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके पेंशन के संदर्भ खूब सारा अच्छे से काम किया, और पूरे जालौर जिले को राजस्थान में टॉप रैंक के साथ में जो है लेके आए, और उनके जो है भलाई के लिए बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद में फिर मेरा जो है स्थानांतरण हमारे जालौर के जसवंतपुरा सीबीओ ऑफिस है, वहाँ पर हो गया मेरा ट्रांसफ़र। वहाँ पे भी मैंने अच्छे से पढ़ाई की, और वहाँ पे एक हमारे सीबीओ साहब बहुत एक अच्छे, ईमानदार और बहुत विद्वान साथी हैं, वो मिले। तो उन्होंने जो है हमेशा मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित किया कि आप जो है एक पढ़ाई कीजिए आगे, आप तो अभी युवा हैं, आपको और आगे पढ़ाई करनी चाहिए। तो उन्होंने भी मुझे प्रेरित किया, और फिर मैंने जो है स्कूल लेक्चरर की एग्ज़ाम दी। स्कूल लेक्चरर में भी मेरा जो है सिलेक्शन हो गया। उसके बाद में मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी करने के लिए फिर उन्होंने मुझे प्रेरित किया। तो उनका नाम जो है हमारे त्रिकमाराम जी देवासी है, शिव जसवंतपुरा से हैं जी। तो उनका भी मेरा बहुत सहयोग रहा है, उनका भी मेरी लाइफ में। कुल मिला के अगर कहें कि सबसे पहले जूनियर अकाउंटेंट बने, वहां नहीं रुके, साथ में मेहनत करते गए। उसके बाद में जो है संगणक जो है एक सांख्यिकीय विभाग में एक उसमें भी होती है, उसमें सरकारी नौकरी मिली, उसको भी छोड़ दिया। हाँ। उसके बाद में एसआई में भी इन्होंने टॉप रैंक, टॉप नंबर लेके आए थे, लेकिन थोड़ा फिजिकली इनका इच्छा नहीं थी उधर जाने की, तो उधर गए नहीं। हालांकि उसमें भी इनका टॉप से सिलेक्शन होता। और उसके बाद में अगर देखें कि स्कूल व्याख्याता, कॉलेज लेक्चरर में ज्योग्राफी से इनका सिलेक्शन हुआ, सरकारी नौकरी मिली, फर्स्ट ग्रेड, वहां पे भी पहुंचे, फिर भी नहीं रुके, लगे रहे, निरंतर मेहनत करते गए। और उसके बाद में जो है आज 11वीं रैंक से असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर इनका चयन हुआ है। तो अगर यहाँ पे मुझे एक बात याद आ रही है, मैं कहना चाहता हूँ कि जो साहस होता है, कि साहस हमेशा दहाड़ता नहीं है, साहस हमेशा दहाड़ता नहीं है। कभी कभी शाम के समय वो मन ही मन फुसफुसाता है कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं फिर से प्रयास करूंगा, फिर से कोशिश करूंगा, कोशिश जारी रखूंगा, प्रयास जारी रखूंगा। ये अंदर ही अंदर से आवाज जो है आती है। और यही साहस जो है हमें आशुराम जी में दिखाई देता है
क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि जो मोटिवेशन जो होता है वो दूर के लोगों से कभी मत लो, जो आपके निकट है उनसे बिल्कुल, आप सही बात है। मोटिवेशन लीजिए। और हमारा पूरा ग्रुप ये कहता है कि जो है हमें आसूराम जी का नाम लेते ही अपने आप में प्रेरणा आ जाती है कि यार वो जो 5 साल 6 साल तैयारी पढ़ाई छोड़कर वापस आकर संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल। हम क्यों नहीं कर सकते। ये अंदर से हमें प्रेरणा मिलती रहती थी। तो हमारे जो ग्रुप में मोटिवेशन का सोर्स है वो सबसे बड़े आसूराम जी हैं। हम हमेशा निरंतर हम इनसे प्रेरणा लेते रहते हैं। तो इन्होंने भी इस चीज को जो कोशिश करता रहूंगा इसको हमेशा माइंड में रखी है, तो आज यहाँ तक पहुंचे हैं। और आपको ये क्या लगता है कि जो स्टूडेंट है वो क्या 2-4 गलतियां करते हैं उसकी वजह से जो है वो आगे सक्सेस नहीं हो पाते हैं, वो बिल्कुल। 1-2 बात आप सही बताइए। बात है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो एक तैयारी करते हैं लेकिन दिखावटी तैयारी करते हैं, Right. ईमानदारी के साथ में जो है तैयारी नहीं करते हैं। मेरा मानना है कि यदि कोई बच्चा ईमानदारी के साथ में 3-4 साल तैयारी करे ना, बीए और एमए की तैयारी तब कर दे ईमानदारी के साथ में, तो उसके लिए जॉब जो है तैयार है एकदम, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बच्चों को एक ईमानदारी के साथ में सेल्फ अनुशासन के तौर पे मतलब पढ़ाई करनी चाहिए और संस्कारों में रह के नैतिकता से परिपूर्ण रहते हुए उसको तैयारी करनी चाहिए। इनके वाणी में, इनकी बॉडी लैंग्वेज में, इनकी आवाज में और इनके व्यवहार में, इनके चरित्र में इतना अधिक विनम्रता है कि हम उसके कायल हैं। और विनम्रता कहते हैं दोस्तों, जो कहते हैं कि जो पेड़ फलों से भरा हुआ होता है वो ही झुकता है, और बिना फलों का पेड़ तो हमेशा सीधे खड़ा रहता है। तो फलों से भरा हुआ पेड़ ही झुकता है। तो उनकी प्रतिमूर्ति इसकी प्रतिमूर्ति हम जो है आसूराम जी में देख सकते हैं, क्योंकि जो नॉलेज होता है, ज्ञान होता है और संस्कार होते हैं, नैतिक मूल्य होते हैं, उसमें हमेशा जो है विनम्रता साथ में होती ही है। वो चीज़ आसूराम जी में है। और मैं कहूँ कि आसूराम जी जिस समाज से आते हैं उसमें शायद 1-2 ही जो है प्रोफेसर में होंगे। एक तो हमारे जो है भूतपूर्व अपने आरपीएससी के मेंबर रहे हैं रामूराम जी राय का, जो रिटायर हो गए हैं। इसके अलावा जो है मैं जिनको जानता हूँ ओपी देवासी साहब हैं, हमारे अग्रज हैं और यही एसोसिएट प्रोफेसर हैं। और इसके अलावा मैंने आज तक जो है देवासी समुदाय में कभी भी जो है हायर एजुकेशन में किसी का नाम नहीं सुना है। तो उस बेल्ट में जो है, उस बेल्ट से निकलकर उस जो पशुपालक और जो पशुचारक जाति है उससे निकलकर जो है यहाँ तक पहुँचना, ये बहुत बड़ी बात है। इनका बैकग्राउंड आपने सुना कि किस प्रकार रात को खेतों में पानत किया करते थे, किस प्रकार जो है बाल मजदूरी किया करते थे, किस प्रकार जो है उस मोमेंट से निकलकर यहाँ तक पहुँचे, ये बहुत बड़ा है दोस्तों। अगर यही कहानी आपको अगर मोटिवेट नहीं करती है तो आपको दुनिया का कोई भी जो है चीज आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। आप संदीप माहेश्वरी के यूट्यूब पे खूब सारे आप वीडियोस देख लेंगे, उससे कभी भी जो है प्रेरणा क्षणिक मिल सकती है। अगर इनकी कहानी सुनेंगे, इनकी कहानी सुनेंगे और इनके जीवन को आप देखेंगे तो जो आपको प्रेरणा मिलेगी वो आपका जो है असली मोटिवेशन होगा। ये हमारे असली गुदड़ी के लाल हैं। मैंने कहा ना, मैं ऐसी कहानियां आपके सामने लेकर आऊंगा। ये हमारे असली गुदड़ी के लाल हैं। बहुत अच्छा लगता है जब इनसे मिलते हैं। तो आज इस कहानी को कुछ चीजें और भी है, हालांकि हम बात कर सकते हैं, थोड़ी समय की एक शिकायत रहती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं ये कहूंगा कि आसूराम जी, आप की सफलता के लिए आप जो है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी को आभार व्यक्त करना चाहें तो आप कह सकते हैं। बिल्कुल। मेरी सफलता का जो श्रेय है वो मेरे बड़े भाई साहब सूरज जी देवासी हैं, उनको भी जाता है। मेरे गुरुवर आसूराम जी सैन सर है, उनको भी जाता है। मेरे अधिकारी रहे हैं सीबीओ कार्यालय में श्री त्रिकमाराम जी देवासी सर, उनको भी जाता है। और इसके अलावा मेरे जो फ्रेंड सर्कल, हमारे सूरज भाई है, हनुमान जी गोदारा है, बुधाराम जी है, अशोक जी है, ऐसे और कई सारे मित्र हैं जिनकी वजह से मैं इस सक्सेस पॉइंट पे पहुंचा हूं। तो इनका भी बहुत बहुत, आपका भी बहुत बहुत सर आभार व्यक्त करता हूं कि आपने जो है हमें जो मार्गदर्शित किया। मैं लेक्चरर हूं, अभी फ़िलहाल स्कूल लेक्चरर हूं ज्योग्राफी से, तो इनके बारे में मैं तो आपसे अच्छे से वाकिफ़ हूँ कि जो हमारे असिस्टेंट पर पिछला बैच था उसके सबसे यंगेस्ट जो प्रोफेसर है वो हमारे सूरज भाई है। तो उनसे हम काफ़ी मोटिव होते हैं कि जब सूरज भाई, अशोक जी ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह से इन लोगों के सानिध्य में, इन लोगों के गाइडेंस से, इन लोगों की रणनीति के माध्यम से हम लोगों ने जो है जम के तैयारी की और मैं सक्सेस पॉइंट पे पहुंचा हूं। तो मैं आपका, हमारे रूममेट हनुमान जी गोदारा का, इनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सर। आसूराम जी, ये आपका बड़प्पन है। मेहनत आपकी होती है, संघर्ष आपका होता है और आपका एक दृष्टिकोण होता है सफलता के प्रति, लगन के प्रति, कोशिशों के प्रति, प्रयासों के प्रति, तो वो ही आपको सक्सेस करता है। हालांकि चीज़ें तो जुड़ी हुई होती ही है। आपसे हमें प्रेरणा मिली,
हम दिल्ली रहा करते थे तो हम आपके टच में थे, बात होती थी, उससे ही मोटिवेशन लग जाता कि आशुराम जी अभी लगे हुए हैं। तो हमें कभी भी ऐसे थोड़ी निराशा होती थी तो हम आपकी चर्चा कर लेते थे, तो हमें एक प्रेरणा मिल जाती थी। तो आज लास्ट में मैं यही कहूंगा कि हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो अभी नई पीढ़ी के विद्यार्थी, उनमें थोड़ी संघर्ष की जो भावना है वो कम है। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सही बात है। 2 शब्दों में कुछ मैसेज कुछ देना चाहें तो मैं आप बता दीजिए। आपको 2 शब्दों में बताता हूँ। मैं प्रत्येक कॉलेज स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि जब एक शिक्षा की दृष्टिकोण से एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र वाले क्षेत्र से एक ग्रामीण परिवेश का जो बच्चा जो आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत मध्यम परिवार से आता है और वो एक महाराष्ट्र तमिलनाडु 5 साल गैप लेकर के घूम करके वापस आता है पढ़ाई में, और वो बंदा एक कई सारी सरकारी नौकरी लेते हुए एक असिस्टेंट प्रोफेसर तक पहुंच सकता है। तो मैं मानता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही टैलेंट होते हैं, बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन वो अपना 100% नहीं देते हैं, वो रास्ते से भटक जाते हैं। तो मैं आप लोगों को निवेदन करूंगा कि आप अपने संस्कारों में रहिएगा, ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा, अच्छे फ्रेंड सर्कल में रहिएगा, अच्छी बुक्स पढ़िएगा, तो आपकी सफलता जो है 100% सुनिश्चित होगी। आशुराम जी की सफलता से मैं यही कहना चाहूंगा, इनको देखकर इनकी मेहनत और संघर्ष से एक मुझे 2 लाइनें याद आती है कि ए दरिया तेरा बूंद भर भी एहसान नहीं है हम पर, ए दरिया तेरा बूंद भर भी एहसान नहीं है हम पर, हमने जब भी पानी पिया है इन पहाड़ों का सीना चीर कर पिया है। तो हमारी जो मेहनत है, हमारी जो संघर्ष की कहानी है, वो ही जो है लोगों के लिए अपने आप में एक प्रेरणा है। तो आप जो है कभी कभार हम आपको और भी जरूर बुलाएंगे ताकि जो है और लोगों को प्रेरणा मिले। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो इस प्रकार का स्टूडेंट जो सामान्य है, जो बिलो एवरेज स्टूडेंट है, वो भी अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है तो आप भी बन सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। इससे सीखिए, इस कहानी से इसको अपने अंतर्मन में बैठाइए कि जो हमारे जो परिस्थितियां हैं, जो हमारे समस्याएं हैं, जो हमारी चुनौतियां हैं, वो है जरूर, लेकिन किस प्रकार उसका समाधान किया जा सकता है और किस प्रकार हम आगे बढ़ सकते हैं। कहते हैं हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उन्हीं के ही आसान हुआ करते हैं। तो रास्ते आपका रास्ता है, आपका लक्ष्य है, आपका जो गोल है उसको आप तक ही पहुंचना है, क्योंकि मंजिलें जो है आप तक चलकर नहीं आती है, आपको ही वहां पर चलकर जाना है। तो इस कहानी से सीखिएगा। मिलते हैं अगली ऐसी ही कुछ कहानी के साथ। गुदड़ी के लाल, आज असली गुदड़ी के लाल की कहानी आपने सुनी, और गुदड़ी के लाल शो में आपको बहुत सारी चीजें और सिखाएंगे, और ऐसी शख्सियत को जो धरातलीय है, ग्रास रूट से उठकर आए हैं और उन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष की दास्तान से झंडे गाड़े हैं। ऐसी कहानियों को हम आपके सामने जरूर लेकर आएंगे। और आज की जो कहानी है दोस्तों, ये मैं मानता हूं कि ये मेरे गुदड़ी के लाल के शो की सबसे बड़ी कहानी बनेगी और सबसे अधिक जो है आपको मोटिवेट करेगी। और बहुत सारी चीजें आपने देख ली है, और भी मैं चाहूंगा कि कभी जैसा भी हमें मौका मिले, अपनी यूनिवर्सिटी के जो हमारे स्टूडेंट हैं उनका कभी हमारा फिजिकली जैसे कोई हमारा अपना प्रोग्राम सेमिनार होगा, उसमें मैं आशुराम जी को बुलाऊंगा और उनसे मिलवाऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातों से मोटिवेशन नहीं मिलता है, आपको व्यक्तित्व से मोटिवेशन मिलता है, आपको व्यक्तित्व से सीख मिलती है। जो आपके जैसे ही हैं, वैसे ही बैकग्राउंड से निकल कर आए हैं, उनसे वास्तविक प्रेरणा मिलती है, और वही प्रेरणा जो है आपको सफलता तक ले जाती है, कभी आपको निराश होने नहीं देती है। तो बहुत बहुत आभार आशुराम जी, आप आए और हमारा मान बढ़ाया, हमारे विद्यार्थियों को बहुत मोटिवेट किया, एक आंतरिक प्रेरणा जो है उनको दी। और आगे भी आप, हमें आशा है कि हम अपने यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म से आप जुड़े रहेंगे। और ऐसे ही इस शुभकामनाओं के साथ आपको भी बहुत बहुत आभार, आपने आशुराम जी की कहानी को बहुत धैर्य के साथ सुना। और अंत में यही कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को अधिकतम शेयर कीजिए आपके फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो भी मोटिवेट रहे और आप सभी का एक पॉजिटिव ग्रुप बने, और आप भी संघर्ष की दास्तान को, अपनी दास्तान को आगे बढ़ाए, और आपको भी कभी अपनी यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी दास्तान सुनाने का मौका मिले। बहुत बहुत आभार, थैंक यू, गुड लक।